समाजशास्त्र के एक नई सीरीज में आपका स्वागत है। हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं समाजशास्त्र का एक नया टॉपिक जिसका नाम है समाज। समाजशास्त्र रिलेटिव ही है समाज, तो आज हम समाज के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। समाज क्या है, किस प्रकार समाज बनता है। प्रारंभ में हम देखते तो सब कुछ है, लेकिन उसको एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इस प्रकार हम समाज को कुछ हमारे अपने शब्दों में डिफाइन करें तो हम पाते हैं कि समाज एक अमूर्त अवधारणा है जो सामाजिक संबंधों से मिलकर बनी होती है। अब सामाजिक संबंध किस प्रकार बनते हैं कि सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है। सामाजिक अंतःक्रिया और व्यक्तियों के बीच में परस्पर जो क्रियाएं होती हैं उससे संबंध बनता है, जिससे परिवार, नातेदारी और आखिरकार समाज का जन्म होता है। इस प्रकार समाज एक छोटे से क्रिया से बहुत बड़ा समाज बन सकता है, जिसकी अपनी परंपराएं होती हैं, अपने रीति रिवाज होते हैं, जो व्यक्ति को एक एरिया में डिफाइन किया होता है और उसके निश्चित संबंधों के द्वारा ही प्रजनन, प्रवर्सन और विजय के द्वारा आपस में एक एरिया में डिफाइन होते हैं। इस प्रकार समाज का निर्माण होता है। वहीं मैकाइवर पेज ने कहा था कि जहाँ कहीं भी जीवन है वहीं समाज है। चाहे वो जहाँ कहीं भी जीवन का तात्पर्य क्या, पशु पक्षियों में भी जीवन है क्या, वहाँ समाज है। तो इन्होंने माना है हाँ, वहाँ भी समाज है। यहाँ तक कि पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े आदि में भी समाज पाया जाता है। समाज को इन्होंने फिर हम दो भागों में डिफाइन कर सकते हैं। एक समाज अमूर्त रूप और एक समाज का मूर्त रूप। अमूर्त का तात्पर्य है कि जो हमें दिखाई नहीं देता, उसका तात्पर्य कि अमूर्त रूप में, और मूर्त रूप में जो हमें दिखाई देता है। अब हम महसूस करते हैं, सामाजिक संबंधों को महसूस करते हैं, तो अमूर्त में हम उन चीज़ों को रखेंगे जो हमें दिखाई नहीं देती, और मूर्त रूप में हम समाज के किसी एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाली कम्युनिटी यानी समुदाय, जिसकी स्वयं की परंपराएं, रीति रिवाज और संस्कृति है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है, उनको मूर्त रूप में रखेंगे। समाज की अंतःक्रिया से सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है। तो सामाजिक अंतःक्रिया मुख्यतः 3 भागों में बांटी गई है, जिसमें व्यक्ति और व्यक्तियों के बीच में अंतःक्रिया होती है, व्यक्ति और समूह के बीच में अंतःक्रिया, और समूह समूह के बीच में अंतःक्रिया। इस प्रकार अंतःक्रिया के प्रकार बांटे गए हैं। वहीं आगे हम मैकाई और पेज की परिभाषा देखिए तो उन्होंने बताया कि समाज रीतियों, कार्य प्रणाली, अधिकार, पारस्परिक सहायता की अनेक समूह और विभागों की मानव व्यवहार के नियंत्रण और स्वतंत्रता की व्यवस्था है। इस प्रकार ये सदैव परिवर्तनशील और जटिल व्यवस्था है। इसे हम समाज कहते हैं और यह सामाजिक संबंधों का जाल है। इस प्रकार उन्होंने परिभाषा डिफाइन की है कि समाज में परंपराएं होती है, रीति रिवाज होते हैं, अधिकार होता है, यानी प्रथा परंपराओं के द्वारा हमारे बुजुर्ग हमारे ऊपर अधिकार स्थापित करते हैं, और इसमें पारस्परिक सहायता द्वारा इस प्रकार संबंध बने होते हैं। इस प्रकार ने विभाग होते हैं जो सामाजिक परिवार के अलावा भी कई प्रकार के विभाग होते हैं जो सुचारू रूप से समाज को चलाने में सहायता होते हैं। जैसे राजनीतिक विभाग, जिसमें पुराने टाइम में, एशियन टाइम में हम देखते थे कि मुखिया होता था, उसका प्रभुत्व चलता था, वही सारी राजनीतिक व्यवस्थाओं का मुख्य धारक होता था। इस प्रकार उसमें कुछ नियंत्रण भी होता था और स्वतंत्रताएं भी होती थी। इस प्रकार समाज को डिफाइन किया गया है, और ये सदैव परिवर्तनशील है कि आदिम काल में समाज का रूप अलग था और आधुनिक काल में समाज का रूप कुछ अलग देखने को मिलता है, और जटिल व्यवस्था भी है कुछ, और इस प्रकार सामाजिक संबंधों से समाज का निर्माण होता है। वहीं ग्रेडिंग्स का तात्पर्य कि समाज स्वयं में संघ है, संगठन है, औपचारिक संबंधों का योग है, जिसमें सहयोगी व्यक्ति परस्पर संबंध हैं। पार्सन समाज को उन मानवीय संबंधों की पूर्ण जटिलता के रूप में परिभाषित किया है। पार्सन ने बताया कि पूर्ण जटिलता के रूप में परिभाषित किया है, जो साध्य संबंधों के द्वारा क्रिया करने से उत्पन्न होता है, चाहे वो यथार्थ हो या प्रतीकात्मक। यानी संबंध या तो यथार्थ हो सकते हैं जो दिखाई दे सकते हैं, या प्रतीकात्मक जो हम महसूस कर सकते हैं। उस प्रकार संबंधों के रूप में डिफाइन किया है। मोरिस गिन्सबर्ग का मानना है कि समाज ऐसे व्यक्तियों का संग्रह है जो कुछ संबंधों विधियों के द्वारा संगठित होता है, तथा उन व्यक्तियों से भिन्न है जो इस प्रकार के संबंधों में नहीं बंधे होते, जिनका व्यवहार उनसे भिन्न होता है। इस प्रकार सामाजिक संबंधों को डिफाइन किया है। हम समाज की विशेषताओं में
मूलतः किंग्सले डेविस ने समाज के कुछ तत्व बताए हैं जो समाज को बनाए रखने के लिए ज़रूरी होते हैं। उन्होंने बताया कि समाज में निरंतरता आवश्यक है। अगर कोई समाज स्थिर हो जाएगा, परिवर्तन नहीं होगा, उसमें निरंतरता नहीं होगी, तो समाज ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर सकता। इसलिए उसमें निरंतरता, परिवर्तन आवश्यक है। आप खुद ही देखिए कि आदिम समाज किस प्रकार था और आज हम आदिम समाज के व्यवहार विचारों के अनुसार नहीं रह सकते। इस प्रकार समाज धीरे धीरे परिवर्तन होकर आधुनिक हुआ। मनुष्य को भी कुछ चेंज की ज़रूरत होती है। चेंज से ही मनुष्य का विकास होता है। जैसे स्पेंसर ने कहा था कि एक मनुष्य सरलता से जटिलता की अवस्था में क्रिया करता है। तो हर समाज सरलता से जटिलता की अवस्था में क्रिया करता है, निरंतरता बनी रहती है। जनसंख्या में श्रम विभाजन होता है। हर व्यक्ति हर प्रकार का कार्य नहीं कर सकता। इस प्रकार जनसंख्या में श्रम विभाजन से तात्पर्य कि हर व्यक्ति के कार्य को बांट दिया गया है, जिससे समाज ढंग से सुचारू रूप से चल सके। सामूहिक एकता, संगठन पाया जाता है और सामाजिक व्यवस्था का स्थायित्व और निरंतरता बनी रहती है। इसमें प्रेरणाएं होती हैं और इसमें सामाजिक अंतःक्रिया भी होती है। वहीं हैरी एम जॉनसन ने समाज को मूर्त रूप माना है। मूर्त रूप का तात्पर्य कि समाज हम समाज को देख सकते हैं, महसूस ही नहीं कर सकते, हम समाज को देख सकते हैं। देख सकते हैं तात्पर्य कि समाज एक निश्चित क्षेत्र होता है, कि निश्चित क्षेत्र का तात्पर्य हम समाज को देख सकते हैं कि समाज किस एरिया तक फैला हुआ है। और समाज में प्रजनन होता है। प्रजनन से समाज में निरंतरता बनी रहती है कि पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कृति का हस्तांतरण होता है। इस प्रकार प्रजननता से समाज हम देख सकते हैं कि किस प्रकार समाज बढ़ रहा है। इसकी एक विस्तृत संस्कृति होती है। संस्कृति से ही मनुष्य अपनी मानवता को बनाए रखता है और जो परंपरा और प्रथाएं प्राचीन समय से आ रही है वो अपनी अगली पीढ़ी को हस्तांतरित करता है। और इसमें स्वतंत्रता होती है। स्वतंत्रता का तात्पर्य यहाँ पे आत्मनिर्भरता से लिया गया है। इस प्रकार समाज को हैरी एम जॉनसन ने मूर्त रूप माना है कि हम उसको देख सकते हैं। एलन इंकल्स ने समाज की कुछ विशेषताएं बताई। उन्होंने बताया कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। संबंधों की अनुभूति से ही समाज का जन्म होता है। हम अपने अंदर समाज को अनुभव करते हैं, जिससे अपने आप को कई हद तक हम कंट्रोल रखते हैं। हम लोगों के सुख में सुखी और लोगों के दुख में दुखी होते हैं, क्योंकि ये अनुभूति है। हम समाज में अपने आप को महसूस करते हैं। इस प्रकार उन्होंने बताया कि समाज एक अनुभूति है। संबंध अमूर्त होते हैं, इसलिए समाज भी एक अमूर्त व्यवस्था है। समानता या समानता पाई जाती है। समाज में हर व्यक्ति चाहता है कि समानता का व्यवहार हो। कई हद तक समानता देखी गई है, लेकिन समाज में असमानता भी जरूरी है। स्ट्रेटिफिकेशन से समाज हर व्यक्ति आगे बढ़ने का प्रयास करता है, उसको एक नए मौके मिलते हैं। और इस प्रकार अपना प्रकार्यात्मक हिसाब से देखिए, प्रकार्यात्मक थिंकरों के अनुसार देखें, समाज में स्ट्रेटिफिकेशन असमानता भी जरूरी है कि हर व्यक्ति हर कार्य नहीं कर सकता। कुछ विशेष व्यक्ति ही विशेष कार्यों के लिए बने होते हैं। इस प्रकार समाज में असमानता भी पाई जाती है। सहयोग और संघर्ष होता है। समाज में जिस प्रकार दो समूह के बीच में सहयोग पाया जाता है, वहीं जो दो समूह के बीच में संघर्ष पाया जाता है, वहीं उनके बीच में पारस्परिक सहयोग भी पाया जाता है। इस प्रकार समाज में संघर्ष और सहयोग भी पाया जाता है। सामाजिक पृथक चेतना पाई जाती है। उसकी अपनी चेतना होती है, जिससे वह अपने आप को अमुक समाज का सदस्य है ऐसा महसूस करवाता है। इस प्रकार समाज एक सार्वभौमिक अवधारणा है। वहीं देखिए कुछ विशेषता है कि समाज व्यक्तियों का समूह है। हर व्यक्ति मानता है कि समाज व्यक्तियों का समूह है। व्यक्तियों से समूह बनता है, समूह से समुदाय। इस प्रकार एक बड़े भाग का निर्माण होता है। समाज में समानता पाई जाती है। सहयोग और संघर्ष पाया जाता है। समाज एक अमूर्त व्यवस्था है। इसमें पारस्परिक निर्भरता पाई जाती है, आत्मनिर्भरता पाई जाती है और पारस्परिक जागरूकता पाई जाती है। मैरियन जे लेवी ने बताया कि व्यक्तियों के बीच में अंतरक्रिया होती है। जिस प्रकार समाज व्यक्तियों से मिलकर बनता है, इस प्रकार समाज में उनके बीच में अंतरक्रिया पाई जाती है। और इस प्रकार दूसरा टॉपिक है कि समाज में व्यक्तियों का चयन प्रजनन, प्रवसन और विजय के द्वारा निर्धारित होता है। प्रजनन का तात्पर्य कि संतान उत्पत्ति से समाज आगे बढ़ता है। प्रवसन का तात्पर्य कि कोई दूसरे समुदाय का व्यक्ति भी आकर वहाँ पे निवास कर सकता है। इस प्रकार समाज का आकार बढ़ता है। और विजय यानी कोई दूसरा राजा अगर अगर किसी देश पे आधिपत्य कर लेता है, तो वहाँ पे आके उसकी कम्युनिटी के लोग वहाँ पे आके रहने लग जाते हैं। इस प्रकार समाज का निर्माण होता है। समाज में आत्मनिर्भरता पाई जाती है और इनकी जीवन अवधि काफ़ी दीर्घ होती है।
एक छोटे समय में व्यक्तियों के बीच में परस्पर अंतःक्रिया होने से समाज का निर्माण नहीं होता। कई सालों से एक जगह रहने वाले व्यक्तियों के बीच में समाज का निर्माण होता है। इस प्रकार की अवधि दीर्घ है। हम समाज और एक समाज की बात करेंगे, जहाँ पे हमने शुरुआत में समाज जहाँ पे हम शुरुआत में समाज अमूर्त है कथा बताया था, वहीं एक समाज में मूर्त रूप का पर्यायवाची है। मूर्त रूप समाज जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम महसूस करने के अलावा उसको हम देख सकते हैं कि किस एरिया तक डिफाइन किया गया है। इसमें आ जाता है भारतीय समाज, जैसे हिंदू समाज, ईसाई समाज, आर्य समाज, कोई जनजाति समाज आ गया। इस प्रकार के समाज को हम एक समाज कहते हैं, जिसकी एक निश्चित क्षेत्र होता है, जिसकी निश्चित संस्कृति होती है, जिसकी जनसंख्या का अनुपात निर्धारित होता है, और जिसकी जनसंख्या निर्धारित होती है कितनी जनसंख्या है इसकी। जैसे भील जाति, गोंड जनजाति आदि का हम डिफाइन कर सकते हैं कि इस प्रकार की संस्कृति है, इस प्रकार के लोग हैं, वहाँ पे रहते हैं, इस एरिया में रहते हैं। इस प्रकार हम उनकी परंपराएं, प्रथाएं आदि को हम देख सकते हैं। उनकी संस्कृति, उनकी प्रकार्यात्मक दृष्टि से हम देख सकते हैं। उसको हम एक समाज कहते हैं। ड्यूटन ने एक समाज से भिन्न संगठन है जिसकी सहायता से लोग अपना सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। वहीं फ्रीडमैन ने बताया कि एक समाज वह संगठन है जो प्रकार्यात्मक व सांस्कृतिक दृष्टि से एक स्वतंत्र महत्व रखता है। आगे हम समाज और एक समाज में अंतर देखेंगे। समाज क्या है और एक समाज क्या है। समाज का तात्पर्य सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है, और संबंध किस प्रकार बनते हैं? अंतःक्रिया के द्वारा। वहीं एक समाज व्यक्तियों का समूह है। व्यक्तियों को समूह को हम देख सकते हैं, इस प्रकार वो किस प्रकार क्रिया करता है, इस प्रकार उसको एक समाज कहेंगे। समाज एक अमूर्त अवधारणा है जिसको हम अपने अंदर महसूस कर सकते हैं। वहीं एक समाज एक मूर्त अवधारणा है जिसकी संस्कृति और परंपराएं को हम देख सकते हैं। समाज में ऐसे में भौगोलिक क्षेत्र नहीं होता, वहीं एक समाज का भौगोलिक क्षेत्र निर्धारित होता है। समाज का असीमित उत्तरदायित्व होते हैं, इसके उत्तरदायित्व असीमित होते हैं। वहीं एक समाज का सीमित उत्तरदायित्व होते हैं, अपनी कम्युनिटी में के लिए वो बलिदान देने के लिए तैयार होता है, इसलिए सीमित उत्तरदायित्व होते हैं। समाज का आकार व्यापक होता है, वहीं एक समाज का आकार काफ़ी छोटा होता है। समाज एक जटिल प्रक्रिया है और एक समाज सरल संगठन है। समाज में व्यवहार मनोवृत्ति काफ़ी भिन्नता देखी जाती है। जैसे हम हिंदू समाज की बात करें, हिंदू समाज पूरे भारतीय समाज को देख सकते हैं, वो एक समाज का रूप है। लेकिन अगर हम गुजराती समाज, पंजाबी समाज देखें तो उसकी व्यवहार मनोवृत्तियाँ, उसका क्षेत्र आदि सब डिफाइन किए हुए होते हैं, इसलिए एक समाज में काफ़ी समानताएं देखी जा सकती है। आगे हम समाजों का वर्गीकरण देखेंगे तो कार्ल मार्क्स ने उत्पादन के तरीकों के आधार पर समाज को 5 भागों में बांटा है, लेकिन इसका पूरा डिफाइन बोटोमोर ने किया है। बोटोमोर के अनुसार ही इसको डिफाइन किया गया है। हम आदि समाज को देखेंगे। आदिम समाज में जनजाति समाज कह सकते हैं। इसमें कोई उत्पादन के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व था। कोई भी व्यक्ति किसी के ऊपर भी अपना अधिकार रख सकता था। इस प्रकार जनजाति समाज पाया जाता था। जनजाति समाज में सबका स्वामित्व था, कोई किसी के ऊपर हुकूमत नहीं करता था, कोई किसी का शोषण नहीं करता था। इस प्रकार ये एक अच्छी व्यवस्था थी। प्रारंभ में एक अच्छी व्यवस्था थी कि मनुष्य को मनुष्य समझा जाता था। इस प्रकार उसके बाद आया प्राचीन समाज। प्राचीन समाज में मालिक और दास जैसा संबंध देखने को मिला। मालिक और दास, इसमें पशुओं पर भी अधिकार होने लगा और कुछ हद तक मनुष्यों पर भी होने लगा। इसमें शोषण की कुछ पद्धतियाँ देखी गई और थोड़ा सा विकास की अवस्था है। इसलिए प्राचीन समाज में कुछ हायरार्की देखी गई कि स्वामी पशुओं और थोड़ा मनुष्यों पर अपना अधिकार जमाते थे, उनका शोषण करते थे, पशुओं और मनुष्यों का दासों का शोषण करते थे। वहीं एशिया समाज की बात करें तो ये मुख्यतः भारतीय समाज में जब अंग्रेज भारतीयों का शोषण करते थे उस समय एशिया समाज में देखी गई। मार्क्स ने उसको भी डिफाइन किया है। इसमें एशिया समाज की विशेषता है कि कुछ हद तक राजनीतिक हस्तक्षेप हो चुका था। इसमें ऐसा देखा गया कि कृषक और मजदूरों के बीच में इस प्रकार संबंध देखे गए कि कृषक लोग ज़्यादा मजदूर का शोषण करते थे, और ये मुख्यतः ब्रिटिश काल में देखा गया। धीरे धीरे राजनीतिक व्यवस्था ने अपना पैर पसारना स्टार्ट कर दिया था। वहीं सामंतवादी समाज में देखें तो सामंत होते थे जो भूमि के बड़े हिस्से पर अपना अधिकार रखते थे और उस पर कार्य करते थे। अर्ध किसान दास, वो लोग
सामंत उनका शोषण करते थे। जो उपज है उसका सारा उसका बहुत कुछ हिस्सा नहीं, बहुत हिस्सा, मतलब उपज का बहुत अधिक हिस्सा अपने पास रखते थे और अर्ध किसान दासों को कुछ हिस्सा ही देके उनके शोषण किया करते थे। इस प्रकार सामंतवादी व्यवस्था देखने को मिली। इसमें उत्पादन के साधनों पर, जैसे कि भूमि के बड़े हिस्से पर सामंतों का अधिकार होता था, इस प्रकार उन्होंने बताया है। वहीं पूंजीवादी समाज में देखें तो पूंजीपति और मजदूरों के बीच में देखा जाता है। इसमें बुर्जुआ और सरवारा वर्ग की बात कही है। बुर्जुआ पूंजीपतियों के लिए शब्द का यूज किया गया है और सरवारा मजदूरों के लिए यूज किया गया है। इसमें शोषक और शोषित की बात की गई है कि पूंजीपति किस प्रकार मजदूरों का शोषण करते हैं, कि उन्होंने कल कारखानों में उत्पादित वस्तुओं पर ज़्यादातर अधिकार पूंजीपति का होता था। अधिकतम लाभ पूंजीपति कमा लेता था, लेकिन मजदूरों को ओनली श्रम का कुछ हिस्सा ही दिया जाता था और अधिक से अधिक कार्य करवाया जाता था। इस प्रकार उनका शोषण किया जाता था और कल कारखानों पे जो उत्पादन के साधन थे उन पर सारा अधिकार पूंजीपतियों का होता था। उसके बाद मजदूरों ने शोषण से बचने के लिए इस प्रकार उन्होंने शोषण से बचने के लिए सरवारा वर्ग की क्रांति की। इस प्रकार साम्यवादी व्यवस्था का जन्म होगा। इसमें साम्यवादी व्यवस्था में उन्होंने बताया कि उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व सबका होगा और जिसको जितनी ज़रूरत है उतना यूज कर सकते हैं। इस प्रकार साम्यवादी व्यवस्था में किसी प्रकार का कोई शोषण नहीं होगा। इस प्रकार उन्होंने 5 व्यवस्था में डिफाइन किया है। वहीं स्पेंसर की बात करें तो स्पेंसर ने सभ्यता के आधार पर समाज को बांटा है। उन्होंने शुरुआत में सैनिक समाज और औद्योगिक समाज की बात कही गई है, जिसमें सैनिक समाज का तात्पर्य कि समाज में जो कानून है, जो समाज को संचालन का कार्य सैनिकों के आधार पर होता था। राजा सैनिकों की सहायता से समाज का संचालन करता था। वहीं औद्योगिक समाज में उद्योगों के आधार पर समाज का विकास हो गया है और औद्योगिक समाज में किस प्रकार कानून आदि की देखा गया है। वहीं इन्होंने अलग से डिफाइन किया कि सरल समाज, मिश्रित समाज, दोहरे मिश्रित समाज, तिहरे मिश्रित समाज। सरल समाज जनजाति समाज से तात्पर्य है और मिश्रित समाज में कुछ परिवर्तन देखने को मिला है, जिसमें आदिम और आधुनिक दोनों प्रकार की कुछ विशेषताएं देखने को मिलती हैं। वहीं दोहरे मिश्रित समाज में तर्क का प्रधानता हो गई। इस प्रकार सभ्यता का विकास बहुत हद तक हो गया था तर्क के आधार पर। वहीं तिहरे मिश्रित समाज में आधुनिक सभ्य समाज को हम तिहरे समाज कह सकते हैं, जिसमें देखा गया है कि किस प्रकार लोकतंत्र और कल कारखानों का आविष्कार से कई हद तक प्रोग्रेस कर लिया है। हर व्यवस्था अलग अलग बांट दी गई है। जिस प्रकार एक पहले सरल समाज था, इस प्रकार अब जटिल समाज हो गया है। हर किसी को साम्यवादी व्यवस्था के आधार पर हर किसी को अलग अलग कार्यों में बांट दिया गया है। वहीं दुर्खिम के द डिवीजन ऑफ लेबर सोसाइटी में इन्होंने समाज का वर्गीकरण किया है। इन्होंने 2 प्रकार के समाज बताए हैं, यांत्रिक समाज और साम्यवादी समाज। यांत्रिक समाज का तात्पर्य है कि यंत्रवत चलने वाला समाज। कि उन्होंने बताया कि यांत्रिक समाज में सरल समाज था, इसमें सभी व्यक्ति अपने कार्य स्वयं कर लेते थे। एक व्यक्ति कृषक का कार्य कर सकता था, पुजारी का कार्य कर सकता था और वहीं मजदूर का कार्य कर सकता था। लेकिन साम्यवादी समाज में हर व्यक्ति के लिए अलग अलग कार्य बांट दिए गए। यांत्रिक समाज में दमनकारी कानून थे, क्योंकि हर व्यक्ति सामूहिक चेतना होती है कि हर व्यक्ति को सामूहिक चेतना के आधार पर उसको समाज को निरंतर बनाए रखने के लिए सब व्यक्ति पर दमनकारी कानून थोपे जाते थे। इस प्रकार इसमें दमनकारी कानून होता था। दमनकारी कानून का तात्पर्य कि अगर कोई व्यक्ति किसी को मार देता था तो मारने के बाद उसको ही मारा जाता था, यानी खून का बदला खून, इस प्रकार का देखा जाता था। यांत्रिक समाज में कानून काफ़ी जटिल थे। इस प्रकार साम्यवादी समाज में क्षतिपूरक कानून थे। कानूनों में थोड़ी ढील दे दी गई, जिस प्रकार IPCS की धारा, इस प्रकार छोटे मोटे जुर्माने भर के आप किसी भी छूट सकते हो कानूनों से। इस प्रकार साम्यवादी समाज में देखा गया है और इसमें हर व्यक्ति के लिए
श्रम विभाजन अलग अलग था। हर व्यक्ति अलग अलग कार्य करता था, जिससे कार्य में दक्षता भी बढ़ेगी। इस प्रकार सावयवी समाज में देखा जाता था। वहीं यांत्रिक समाज में भौतिक घनत्व कम था तो नैतिक घनत्व भी कम था। भौतिक घनत्व तात्पर्य कि व्यक्तियों की संख्या कम थी। इस प्रकार लोग आत्मनिर्भर, भौतिक घनत्व कम से नैतिक घनत्व भी कम था। जिस प्रकार हर व्यक्ति आत्मनिर्भर था, हर व्यक्ति अपना कार्य स्वयं कर लेता था। लेकिन सावयवी समाज में भौतिक घनत्व अधिक होने से नैतिक घनत्व बढ़ गया। भौतिक घनत्व तात्पर्य कि व्यक्तियों की संख्या बढ़ने से जनसंख्या बढ़ी तो व्यक्तियों की संख्या बढ़ी। इस प्रकार देखा गया कि हर किसी की ज़रूरत पड़ने लगी। जैसे कि हमें डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, हमें पुलिस की ज़रूरत पड़ती है सुरक्षा के लिए। इस प्रकार हर व्यक्ति हर कार्य नहीं कर सकता। इस प्रकार जटिल समाज में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ। फिर उन्होंने और भी कई भागों में बांटा है, जैसे सरल समाज जनजाति समाज कहते हैं, जिसमें आदिम व्यवस्था पाई जाती थी। सरल भूखंडी समाज, जिसमें 72 दल पाया जाता था। वही मिश्रित भूखंडी समाज में अनेक समूह पाए जाते थे। 72 दल के नाम पर अनेक समूह पाए जाते थे। दोहरे मिश्रित भूखंडी समाज में एक आधुनिक सावयवी समाज की विशेषता पाई जाती थी, जो आधुनिक समाज में पाया जाता था। वहीं हेवीलैंड ने 2 प्रकार के समाजों की बात की, सरल समाज और जटिल समाज। सरल समाज आदिम समाज को कहेंगे, जटिल समाज आधुनिक समाज को कहेंगे। जिस प्रकार की आधुनिक समाज में जो विशेषताएं पाई जाती है वही जटिल समाज में पाई जाती है। राइनहर्ट ने उष्ण समाज और शीत समाज कहेंगे। उष्ण समाज का तात्पर्य कि यांत्रिक एकता से है। जिस प्रकार दुर्खिम में यांत्रिक समाज बताया कि हर व्यक्ति हर कार्य आत्मनिर्भरता, क्षति दमनकारी कानून पाए जाते थे। भौतिक घनत्व कम पाया जाता था, नैतिक घनत्व भी कम पाया जाएगा। उसी प्रकार शीत समाज में सावयवी समाज की तरह था। हर व्यक्ति हर तरह का सावयव की एक इकाई की तरह बांटा होता था, और समाज में नैतिक घनत्व अधिक है तो भौतिक घनत्व अधिक है तो नैतिक घनत्व भी अधिक है। इस प्रकार शीत समाज की विशेषता है। टोनिजन, जेमिन साफ्ट और जेसल साफ्ट में वर्गीकरण किया है। जेमिन साफ्ट ने ग्रामीण समाज के आधार पर बताया कि किस प्रकार ग्रामीण समाज में कृषि के आधार पर, उपज के आधार पर निर्भर रहते थे। वहीं जेसल साफ्ट ने समिति या शहरी समाज के आधार पर बांटा है। रॉबर्ट रेडफील्ड ने ग्रामीण समाज और नगरीय समाज के आधार पर बांटा है। मॉर्गन ने सोसाइटल सिविटोज के आधार पर बांटा है। इन्होंने एक उद्विकास आधार पर वर्णन किया है, जंगली, बर्बर और सभ्य। जंगली आधार पर जाने तो प्रारंभ में मनुष्य आग जलाकर अपनी आजीविका कमाता था, और फिर धीरे धीरे बर्तनों का आविष्कार हुआ। बर्बर में कुछ हद तक मनुष्य का विकास हुआ, बर्तनों का आविष्कार हुआ, मनुष्य थोड़ा सा सभ्य हुआ, लेकिन प्रॉपर रूप से सभ्य नहीं हुआ। वहीं सभ्य समाज में आधुनिक समाज को देख सकते हैं, जहाँ मनुष्य पूर्णतः सभ्य है, मशीनरियों के द्वारा अपना कार्य पूर्ण करता है। कार्ल पॉपर ने जनजाति समाज और बंद या खुला समाज में बांटा। वहीं इली चिनाय ने सामुदायिक समाज या समितीय समाज में बांटा। सामुदायिक समाज में एक तरह से हम ग्रामीण समाज की बात कर सकते हैं कि एक समुदाय के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, और समितियों में अपने उद्देश्य पूरा करने के लिए समाज में बांटा है। जैसे नगरीय समाज में देख सकते हैं, हर व्यक्ति अपने कार्य में व्यस्त रहता है। डैनियल लर्नर ने परंपरागत समाज और सहभागिता समाज के आधार पर बांटा है। वहीं हेनरी मैन ने परिस्थिति समाज, जो कि हम प्राचीन व्यवस्था या ग्रामीण समाज के आधार पर देख सकते हैं। वहीं दूसरा डिफाइन किया है समझौता या संविदात्मक या समितीय समाज के आधार पर बांटा है। हार्वर्ड बेकर ने पवित्र समाज और लौकिक समाज, धर्मनिरपेक्ष समाज, जो आधुनिक समाज है, उसके आधार पर बांटा है। कॉन हाउजर ने जन समूह समाज या बहुलवादी समाज, एक तंत्र समाज के आधार पर बांटा है। लेंस्की ने इस प्रकार समाज को बांटा है कि शिकारी, खाद्य संग्रहालय, दूसरे नंबर पर बागवानी, तीसरे नंबर पर पशुपालन, चौथे नंबर पर कृषक, पाँचवें नंबर पर औद्योगिक समाज। इस प्रकार 5 समाजों में बांटा है। मेकाइवर पेज ने सामुदायिक समाज और सहचारी समाज में बांटा है। कूले ने बाह्य लक्षणों के आधार पर समजाति समाज को और विषम जाति समाज को बांटा है। समजाति यानी सभी की स्थिति समान थी, जैसे आदिम समाज, और विषम जाति समाज में आधुनिक समाज की बात कर सकते हैं, जिसमें हर व्यक्ति अलग अलग विशेषताएं देखी जा सकती है, हर व्यक्ति का कार्य परिस्थिति अलग अलग है। और डैनी रिचमैन ने अपनी बुक द लोनली क्राउड में समाज को स्वयं समाज, पर समाज या पर निर्देशित समाज में बांटा है। इस प्रकार इन्होंने समाज को डिफाइन किया है। आगे हम एरिक फ्रॉम ने स्वच्छ समाज या रुग्ण समाज के आधार पर बांटा है। वहीं एंथनी गिडिक्स ने शिकारी समाज, कृषक समाज,
पशुचारी समाज, परंपरागत राज्य सभ्यता समाज, इस प्रकार समाज में बांटा है। इसके अलावा उन्होंने 7 प्रकार समाज बांटे। जैसे पहली दुनिया का तात्पर्य है कि उन्होंने बताया कि पहली दुनिया का तात्पर्य है साम्यवादी देश, जिसमें सरकार समाज में सभी व्यक्ति सरकार चलाने में अहम भूमिका निभाते हैं। दूसरी दुनिया का तात्पर्य कि पूंजीपतियों के हाथ में जिस प्रकार यूएसए में पाई जाती है सरकार, उस प्रकार की दूसरी दुनिया। और तीसरी दुनिया हम भारतीय लोग, जिस प्रकार हमने दोनों की विशेषता अपनाई, साम्यवादी के कुछ नियम अपनाए और वहीं हमने कुछ यूएसए के नियम भी अपनाए कि हमने साम्यवादी और यूएस पूंजीपति दोनों की मिलीजुली सरकार देखने को मिलती है। वहीं हम कुछ हद तक परंपरागत समाज, आदिम समाज, मुक्त समाज, सभ्य समाज के बारे में बांट सकते हैं। और कुछ लोगों ने नगरीय समाज, ग्रामीण समाज, कृषक समाज, आधुनिक समाज, उत्तर आधुनिक समाज, जैसे जनजाति समाज, कृषक समाज, औद्योगिक समाज, उत्तर औद्योगिक समाज के बारे में बांटा है। इस प्रकार आगे हम अगली सीरीज में इनको थोड़ा थोड़ा देखेंगे। थैंक यू, वेलकम।